My dear friends, to your own YouTube channel, and you are watching Amit Ambust. Friends, in our last video lectures, we have discussed the fundamental rights, and today I am standing in front of you with a new topic of our Indian Constitution, that is emergency provision. Friends, emergency provision is there in our Constitution in part 18 from article 352 to 360. So let's start today's topic of emergency provisions. As I've already told you that emergency provision is there in part 18 of our Indian Constitution. So write it here. Part 18. एंड यू ऑलरेडी नो, आप पहले भी जानते हैं ऐसा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस आर्टिकल दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं. तो इन केस ऑफ दिस इमरजेंसी प्रोविजन इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. ओके, नाउ इमरजेंसी प्रोविजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहले को कहते हैं नेशनल इमरजेंसी फ्रेंड्स, जो कि आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है. दूसरे को कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, कि जिसे कि प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, और ये आर्टिकल 356 में. और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, की जो आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है. फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आर्टिकल 352 पर होने वाला है. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352. आज के वीडियो में हम 352 को समझेंगे. ये नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, किन ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी को लाए जाते हैं, इन्हें प्रोक्लेम कौन करता है. प्रोक्लेम का मतलब हो गया फ्रेंड्स डिक्लेरेशन. डिक्लेयर कौन करता है, घोषणा कौन इसकी करता है, इसे रिवोक किस तरीके से किया जाता है. और नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स दैट इज वेरी वाइटल फॉर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, उन पर क्या असर होता है फ्रेंड्स, और सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे क्या असर होता है, वो मशीनरी किस तरीके से काम करती है. और डिफरेंट अमेंडमेंट्स जो कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान लाए गए हैं, उनको हम आज देखते हैं. सो फ्रेंड्स, सी 3 ग्राउंड्स हैं जो कि आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है. ओके, मैं आपको बताता हूं. पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा आर्म्ड रेबेलियन. देखिए, इन 3 ग्राउंड्स पर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन को प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इंडिया के सिक्योरिटी पे किसी भी प्रकार का थ्रेट है, तो वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं. अब आइए, ये वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, इन चीजों को अभी हम देखते हैं. तो फ्रेंड्स, वॉर क्या होता है ना, कि वॉर होता है कि 2 कंट्रीज के बीच में कभी भी अगर फॉर्मल डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन किस बात का, तो आर्म फोर्सेस यूज करेंगे एक दूसरे के विरुद्ध, तो उसे वॉर कहेंगे. ऑन द अदर हैंड, दिस एक्सटर्नल एग्रेशन किसको कहते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन में ये होता है कि 2 कंट्रीज के बीच में किसी भी तरह का फॉर्मल डिक्लेरेशन ना हो, कि वो आर्म फोर्सेस को यूज करेंगे एक दूसरे के विरुद्ध, पर 2 में से कोई भी एक कंट्री फ्रेंड्स उसके ऊपर आर्म फोर्सेस का यूज कर रहा हो और दूसरा नहीं कर रहा हो, तो उस केस में एक्सटर्नल एग्रेशन कहा जाएगा. और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन, जो कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसका नाम चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन हो गया है. तो इन शॉर्ट हम इनको ऐसे समझेंगे कि इन 3 ग्राउंड्स, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन पे अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया के सिक्योरिटी पे किसी भी प्रकार का थ्रेट है, तो वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं. अब आइए फ्रेंड्स, इसको किस तरीके से अप्रूवल मिलता है, इसको अप्रूवल कौन देता है, किस तरीके से देता है, इन चीजों को हम समझते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो 3 ग्राउंड्स हो गए, इस प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देता है नेशनल इमरजेंसी को. लेकिन अब उसे अप्रूवल कैसे मिलता है, तो मैं आपको बताता हूं. तो कैबिनेट जो होता है, तो कैबिनेट कौन होता है, तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को ही कैबिनेट कहते हैं. कैबिनेट एक रिटन एडवाइस देता है एज पर आर्टिकल 352 टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, और प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि हाँ, इन 3 ग्राउंड्स की वजह से इंडिया के सिक्योरिटी पे थ्रेट है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं. ओके, अब जैसे ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं फ्रेंड्स, उसके अप्रूवल के लिए वो पार्लियामेंट ऑन द सेम डे चला जाता है. मैं आपको चीजों को समझाता हूं, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना चाहिए. तो फ्रेंड्स, कैबिनेट के एक रिटन एडवाइस जो कि प्रेसिडेंट को दिया गया, और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होते हैं आर्टिकल 352 में मेंशन ग्राउंड्स, और उसको वो प्रोक्लेम कर देते हैं एज ए नेशनल इमरजेंसी. अब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑन द सेम डे ये चला जाता है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है.
ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा भी इसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अप्रूव कर देता है, तो ये नेशनल इमरजेंसी जो है फ्रेंड्स वो 6 महीने के लिए यानी फॉर 6 मंथ्स ये बढ़ा दिया जाता है, 6 मंथ्स के लिए इंपोज हो जाता है, जिसे आप कह सकते हैं। तो 6 मंथ्स के लिए इंपोज हो जाता है, तो कहने का मतलब ये 22 फरवरी से 22 अगस्त तक के लिए इंपोज हो गया। ओके, ये 22 अगस्त के लिए इंपोज हो गया। अब इसको समझने वाली बात क्या फ्रेंड्स, कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी एक हाउस इसको अप्रूव नहीं करता, नेशनल इमरजेंसी फ्रेंड्स सिर्फ 1 महीने तक के लिए ही वैलिड रहेगी, दैट इज 22 ऑफ मार्च। आई गेस आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, इस टॉपिक को मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं, बताता हूं क्या चीज, ये चीज एक्चुअली है क्या। तो फ्रेंड्स नेशनल इमरजेंसी की जब हम बात करें तो कैबिनेट एक रिटन एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपने सेटिस्फैक्शन पे, और उनका सेटिस्फैक्शन कैसे होता है, तो उनका सेटिस्फैक्शन आर्टिकल 352 में मेंशन्ड ग्राउंड्स हैं, अगर उस ग्राउंड्स में वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स जिस दिन उन्होंने नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया उसी दिन वो चला जाता है पार्लियामेंट के पास फॉर अप्रूवल। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों हाउसें इसे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अगर अप्रूव कर देती हैं तो नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में 6 महीने के लिए लागू हो जाती है। ठीक है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम फॉर 6 मंथ्स। अब दूसरा पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूं, जो आपको समझाना चाह रहा हूं, वो ये है फ्रेंड्स कि इफ एनी वन ऑफ द हाउस दैट इज लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक हाउस अगर इसको अप्रूव नहीं करती है, ठीक है, अगर अप्रूव नहीं करती है तो उस केस में ये जो नेशनल इमरजेंसी है फ्रेंड वो सिर्फ 1 महीने तक के लिए ही वैलिड रहेगी। 1 महीने का वैलिडिटी का मतलब हो गया कि 22 फरवरी से 22 मार्च। अब वो अगस्त तक उसका नेशनल इमरजेंसी नहीं है। क्यों? तो क्योंकि वन ऑफ द हाउस, इट मे बी लोकसभा और राज्यसभा, हैज नॉट अप्रूव्ड द इमरजेंसी, तो ये 1 महीने के लिए ही रहेगी। अब फ्रेंड्स सपोज करिए इन दोनों हाउसों ने इसे अप्रूव कर दिया स्पेशल मेजॉरिटी, अब वो 6 महीने के लिए वैलिड हो जाती है। और अगर अब प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं हमारे इंडिया के सिक्योरिटी पे स्टिल देयर इज थ्रेट, तो अब फिर से वो इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे फॉर फर्दर इंपोजिंग द नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री। अब नेशनल इमरजेंसी की बात करें फ्रेंड, तो नेशनल इमरजेंसी को तो हम लोगों ने समझ गया कि किसी अप्रूव कैसे करेंगे। अब इसको रिवोक करने का प्रोसीजर क्या है तो मैं आपको बता दूं। इसको आप रिवोक करने का प्रोसीजर फ्रेंड कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि अब नेशनल इमरजेंसी को हटा देना चाहिए, देयर इज नो नीड फॉर नेशनल इमरजेंसी इन आवर कंट्री, वो इमीडिएटली उसे रिवोक कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स कि इफ लोकसभा डिसअप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन, तो उस दिन से भी ये नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो सकता है। कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर सकते हैं, और दूसरा अगर लोकसभा डिसअप्रूव कर देती है रिटन एडवाइस को तो भी नेशनल इमरजेंसी रिवोक कर दिया जाएगा। इमरजेंसी के फ्रेंड्स अप्रूवल और रिवोकेशन के प्रोसीजर्स थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने देखा नेशनल इमरजेंसी में कि किस तरीके से इसको प्रोक्लेम कर सकते हैं, किन ग्राउंड्स पे इसे प्रोक्लेम किया जा सकता है, इसे रिवोक कब कर सकते हैं। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स पे इनका क्या असर होता है, फंडामेंटल राइट्स पे इनका क्या असर होता है, फंडामेंटल राइट्स पे और स्टेट सेंटर रिलेशंस पे इनका क्या असर होता है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स स्टेट सेंटर रिलेशन की जब बात करें तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंटर के पास पावर्स आ जाते हैं और ये स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 353 के तहत, अंडर आर्टिकल 353 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 353 बी के तहत स्टेट लिस्ट में जितने भी मेंशन सब्जेक्ट हैं उन पर लॉज बनाने का अधिकार, उनके लॉज बनाने के राइट्स सेंटर को चले जाते हैं। और इन दौरान जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो 353 आर्टिकल के तहत स्टेट को सेंटर डायरेक्शंस दे सकती है फ्रेंड। ओके, तो ये हो गया स्टेट सेंटर रिलेशंस के बारे में। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी स्टेट सेंटर की जब हम बात करें तो 353 और 353 बी के तहत सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट, और जितने भी स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट हैं उन पर लॉज बनाने का अधिकार, उन्हें डायरेक्शन देने का अधिकार हमारे सेंटर को हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स पर इनका क्या असर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स आप ऑलरेडी जानते होंगे कि फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट होता है जो हमारे लिविंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, और ये इंडियंस और कुछ केसेस में
अब्रॉड यानी फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इनफैक्ट हमारे प्रैक्टिकल लिविंग के लिए। तो अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर होता है। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स की बात अगर करें तो नेशनल इमरजेंसीज में दो आर्टिकल दिए गए हैं जो कि विच इज कंसर्न विद द फंडामेंटल राइट्स। पहला आर्टिकल है फ्रेंड्स 358 और दूसरा आर्टिकल है 359। ठीक है, 358 की बात करें फ्रेंड्स तो 358 में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, 9 आर्टिकल की बात करें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 14 से 35 तक ये आर्टिकल्स होते हैं। प्रेसिडेंट को ये हक होता है, ये अधिकार होता है कि वो सारे राइट्स को सस्पेंड कर सके। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था फ्रेंड्स कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर हमारे प्रेसिडेंट जो है ये सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, यानी 20 21 को नहीं कर सकते, बाकी एक्सेप्ट सारे को कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को देखते हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आए हैं। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 38, इसको 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पहले की क्या तस्वीर थी। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट जब कभी भी इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते थे किस रीजन के तहत इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते थे, ये फ्रेंड्स हम लोग पूछ सकते थे। दैट इज जुडिशियल रिव्यू वाज पॉसिबल, जुडिशियल रिव्यू वाज पॉसिबल। लेकिन 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद क्या तस्वीरें हो गई, तो 352 आर्टिकल में फ्रेंड एक क्लॉज डाल दिया गया, सब क्लॉज 5। इसके तहत क्या हो गया कि प्रेसिडेंट किस तहत नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं वो क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं, दैट इज जुडिशियल रिव्यू को डिनाई कर दिया गया था, जुडिशियल रिव्यू वाज डिनाइड। ओके, तो बात यहां पर यह है फ्रेंड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 38 लाया गया उसके पहले तस्वीर यह थी कि प्रेसिडेंट जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते थे तो किस सेटिस्फैक्शन पे, किस पॉइंट के सेटिस्फैक्शन पे उन्होंने प्रोक्लेम किया है, इन पर हम सवाल पूछ सकते थे, दैट इज जुडिशियल रिव्यू वाज पॉसिबल। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन और आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 38 ये क्या हो जाता है कि फ्रेंड्स इसमें एक सब क्लॉज 5 डाल दिया जाता है कि उसके तहत जुडिशियल रिव्यू को पॉसिबल नहीं किया जा सकता है, नहीं रखा जा सकता, दैट इज जुडिशियल रिव्यू वाज नॉट पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो पार्लियामेंट के पास पावर थे फॉर इशूइंग द नेशनल इमरजेंसी उनको कर्टेल कर दिया गया। हमारा जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड हुआ करता था फ्रेंड्स उनको आर्म रिबेलियन में चेंज कर दिया गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि जुडिशियल रिव्यू को पॉसिबल नहीं रखा गया था, तो आफ्टर दिस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जुडिशियल रिव्यू वाज अगेन मेड पॉसिबल। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते थे कि ऑन विच सेटिस्फैक्शन, ऑन विच ग्राउंड, और किस बात को सेटिस्फाई होके उन्होंने नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया फ्रेंड्स। जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सिंपल मेजोरिटी हुई करती थी उसे स्पेशल मेजोरिटी में, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था आर्टिकल 352 में कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना 50% ऑफ प्रेजेंट और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही फ्रेंड ये लाया गया था कि एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 any of the fundamental rights can be suspended. So during emergency 20 and 21 article cannot be suspended. So friends ये सारी चीजें ये सारी चीजें इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में थी। तो आइए इसको हम थ्योरेटिकली इनको एक बार रीड ओवर कर लेते हैं। So friends, national emergency on the grounds of war, external aggression and armed revolt, the president can proclaim a national emergency on the written recommendation of the cabinet and the council of ministers. आप समझ रहे होंगे। National emergency must be approved by the parliament within 30 days of the issue. After the parliament approval, it can be extended for 6 months. At one time extended it every 6 months. It can be extended for indefinite period. इसको ही मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि रिटन एडवाइस जो कैबिनेट एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देते हैं फ्रेंड्स, और उसी दिन वो पार्लियामेंट के पास चला जाता है और पार्लियामेंट अगर उसे लागू कर देती है, पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देती है, तो वो 6 मंथ्स के लिए अप्रूवल मिल जाता है। और अगर
एनी वन ऑफ द हाउस अप्रूव नहीं करती है तो नेशनल इमरजेंसी 1 महीने के बाद ही खत्म हो जाता है। ठीक है, वही यहां पर लिखा है। लोकसभा कैन कॉल इट स्पेशल सेशन टू एंड द नेशनल इमरजेंसी। अब आइए, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ये हमारे आर्टिकल 358 में लिखा गया। Other than Article 20 and 21, the President can suspend the implementation of process of any fundamental rights. ये भी फ्रेंड्स हमारे 44th Constitutional Amendment Act के बाद लाया गया कि आर्टिकल 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी हम सस्पेंड नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए इंपैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन लोकसभा। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट वन टाइम। एक बार में लोकसभा का जो टेन्योर है फ्रेंड्स हम लोग 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। और बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को आर्म्ड रिबेलियन का नाम दिया गया, जो कि 3 ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड है फॉर डिक्लेयरिंग फॉर प्रोक्लेमिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अब अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट इज प्रोविजन दैट नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स पार्ट। ये जरूरी नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगा है फ्रेंड्स तो पूरे इंडिया में एक बार लग सकता है या एक छोटे से हिस्से में नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। नेशनल इमरजेंसी एक छोटे हिस्से में भी लगाया जा सकता है और पूरे टेरिटरी में लगाया जा सकता है। टिल नाउ अभी तक नेशनल इमरजेंसी जो है 3 बार हुआ है फ्रेंड्स। 1962 चाइना का जो वॉर था पाकिस्तान के साथ, और इंदिरा गांधी के पीरियड में 1975। फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये वीडियो था ये नेशनल इमरजेंसीज पे था, जो कि आर्टिकल 352 पर था, जो हमारे पार्ट 18 में इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस इसको करते हैं। तो मैं लास्ट में आपको एक बार फिर से रिकैप करा दूं कि आज हमने क्लास में क्या करा है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी को देखा है जो कि आर्टिकल 352 में है, ठीक है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में मेंशन्ड है। 3 ग्राउंड्स होता है फ्रेंड्स, वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। इन 3 ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। और उसी दिन वो पार्लियामेंट में चला जाता है। अगर पार्लियामेंट में दोनों हाउसें उसे स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव कर देती हैं तो नेशनल इमरजेंसी इज एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ एट वन टाइम। और अगर दोनों में से एक हाउस अगर अप्रूव नहीं करती हैं या नहीं उसे आगे देखती हैं तो फिर वो 1 महीने के लिए वैलिडिटी रहता है उसका, और 1 महीने के बाद नेशनल इमरजेंसी इज सीज्ड रहती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। ये हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसीज में देखा था। अब फ्रेंड अगर सेंट्रल स्टेट की रिलेशन की बात करें तो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 353 और अंडर आर्टिकल 353 बी सेंटर को स्टेट से ज्यादा पावर इसमें दे दिए जाते हैं। स्टेट को सेंटर डायरेक्शन दे सकता है और स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है मेंशन है उस पे सेंटर को लॉज बनाने का इसमें नियम दे दिया जाता है। अब अगर फ्रेंड बात करें कि अगर रिवोक कैसे करना है तो रिवोक करने के लिए प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर सकते हैं। लोकसभा अगर डिसअप्रूव कर दे तो इमीडिएटली अगेन फिर ये नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर होता है फ्रेंड। तो फंडामेंटल राइट्स पे हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है फ्रेंड्स, ओके। और आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रेसिडेंट उसमें सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन रखा गया। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे सस्पेंशन की बात कही गई। स्पेशल मेजोरिटी लाया गया जो पहले सिंपल मेजोरिटी हुआ करता था। तो इन सारी चीजों को 44th अमेंडमेंट एक्ट में था फ्रेंड, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में था। ये बातें भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में थी कि पार्लियामेंट को पावर जो है कुछ कम कर दी गई फॉर द इशूइंग ऑफ इमरजेंसी। और पहले क्या होता था कि जब भी प्रेसिडेंट अपने किस पॉइंट में सेटिस्फाइड होकर नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते थे तो जुडिशियल रिव्यू को रोक दिया गया था आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 38। लेकिन ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया, एक्ट में ये लाया फ्रेंड्स कि जुडिशियल रिव्यू को पॉसिबल कर दिया गया। नाउ जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल कि अंडर विच सर्कमस्टेंसेस ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ विच ग्राउंड्स द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड नेशनल इमरजेंसी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा नेशनल इमरजेंसी पर, और मैं अगले वीडियोस में और भी स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी की वीडियोस को लाऊंगा, कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो आप जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट या फिर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहते होंगे तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। तो फ्रेंड्स आई विश कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करें। हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच।